हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो यूजुअली अगर आपको याद हो तो हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब भी हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ेंगे और कुछ और इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम अदर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई क्रोनिक इलनेस है तो वो अलग से कैटेगराइज किया होता है। तो जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ते हैं ये कुछ कैटेगरीज है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे डिजीजेस को डील करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर अदर इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास तीन टाइप्स है यहाँ पे। ओके, URTI इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, LRTI इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अदर्स। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर मैं URTI पढ़ूं तो उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक ब्रीफ मैं दे देती हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, ओके, देखो द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट act as the first defense mechanism against microorganism by filtering, warming and humidifying inhaled air। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो नोज से शुरू होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, नोज है, देन नेजल कैविटी है, उसके बाद जो लैरिंग्स है। ठीक है, तो लैरिंग्स तक, तो नोज से लेके लैरिंग्स तक हम क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और ट्रैकिया के बाद हम क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स। ठीक है, ये पार्ट्स है। तो इनमें कौन कौन से इंफेक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे URTI में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे URTI क्या होता है। URTI इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अफेक्टिंग इंडिविजुअल ऑफ ऑल ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें जैसे कॉमन कोल्ड होता है या फिर हमें राइनाइटिस होता है, साइनाइटिस होता है, तो ये कुछ बहुत ही कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को हो जाता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड से तो आई डोंट थिंक कोई बचता होगा, सभी को मौसम चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, और वो कॉमन कोल्ड किस में आता है, URTI में। तो वही ये लिखा है कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है और ये सारे ग्रुप्स को होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को होगा, बड़े को नहीं होगा, ये हर एक ग्रुप के होगा, चाहे एल्डर्स है, चाहे वो यंग एज में है, चाहे वो बच्चे हैं, कोई भी है, किसी को भी हो सकता है। इट मेनली इन्वॉल्व्स द नोज, नेजल कैविटी, साइनसेस, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट्स हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। ठीक है, most URTIs are caused by viruses and are self-limiting. However, bacterial infection may occur and require specific treatment। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मोस्ट URTIs होते हैं ना, वो ज्यादातर तो वायरस, मतलब मोस्ट इसका जो कॉमन कॉज है वो है वायरस। ओके, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं तो उसको भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ट्रीटमेंट करने पे मतलब वैसे तो ये कुछ दिनों में हमारी बॉडी खुद ही फाइट करके ठीक कर देती है, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो मेडिसिन ले सकते हैं, तो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया URTI क्या होता है। ओके, अब कॉमन टाइप्स क्या है, देखो कॉमन कोल्ड है, राइनाइटिस है, साइनाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है। ठीक है, कॉमन कोल्ड हमें पता है, हम स्नीज करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो कॉमन कोल्ड सभी को पता होगा, जिसे हम हिंदी में जुकाम बोलते हैं। राइनाइटिस का मतलब होता है रनी नोज। ठीक है, तो नाक से पानी आना, दैट इज राइनाइटिस। साइनाइटिस क्या है, साइनाइटिस मतलब जो साइनसेस होते हैं ना, हमारे पैरानेजल साइनसेस जो है, वहां पे
एक्यूमुलेशन होने लग जाता है म्यूकस का या फिर फ्लूइड का या एयर का, तो जिसकी वजह से दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो साइनसाइटिस भी है, ठीक है। और टॉन्सिलाइटिस मतलब जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट इज टॉन्सिलाइटिस। ओके, ये सारे इन्फेक्शन या डिजीज जो है वो हम अलग अलग पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट आपको बता रही थी मैं कि क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LRT की। LRT इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो the LRT is responsible for gas exchange where oxygen enters the blood and CO2 removed, ठीक है। तो लोअर का क्या मतलब है? लोअर का मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जो लोअर पार्ट है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? गैस एक्सचेंज में, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब देखते हैं LRTI विच इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या होते हैं। तो LRTI आर इन्फेक्शन अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर बिलो द लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स के नीचे वाले जो भी स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम LRTI के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम LRTI के अंदर लेते हैं, ठीक है। मेनली ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग टिश्यू, देखो, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग टिश्यू में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे हम LRTI में काउंट करेंगे, ठीक है। सारे दिक्कतें नहीं, बस कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसको हम LRTI में मानते हैं, ठीक है। LRTI आर मोर सीरियस देन URTIs, ठीक है। अब ये पता लग रहा है, देखो, सुपरफिशियल कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसको ट्रीट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम डीप हो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो थोड़ा टफ हो जाता है ट्रीट करना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कभी कभी हमारी बॉडी खुद फाइट करके ठीक कर देती है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ये ज्यादा इसमें इन्फेक्शन अगर हो गया तो ये ज्यादा सीरियस है कंपैरेटिव URTIs के, ठीक है। ओके, because they directly affect O2 exchange and may lead to respiratory failure if severe। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है? गैस एक्सचेंज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज अगर करना है तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका सही रहना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है अगर कंडीशन बहुत सीरियस है तो, ठीक है। तो ये हो गया LRTI। इसके कुछ कॉमन टाइप्स है जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एम्पाइमा, लंग एब्सेस, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर्स की, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है COPD, एस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल एफ्यूजन, सिस्टिक फिब्रोसिस या लंग कैंसर। पर इसका अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं तो ये कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। ये हो गया अदर्स, ठीक है। यहाँ है क्रोनिक एयरवे डिजीज, या फिर आप डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज। एक और है इसमें, दैट इज पल्मोनरी वेस्क्युलर डिजीज, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं जैसे लंग कैंसर है, ठीक है। तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया, ये कैंसर में आता है, लंग कैंसर। देन जेनेटिक्स या फिर बर्थ रिलेटेड डिजीज है एक, ठीक है। और एक आता है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो अदर्स में आता है। अब देखो जो क्रोनिक एयरवे डिजीज है ना, इसमें आ जाएगा COPD या फिर एस्थमा। यहाँ लिखा हुआ है COPD और एस्थमा, ये आ जाएगा क्रोनिक एयरवे डिजीज में, ओके। फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज। तो रेस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज में ना पल्मोनरी फिब्रोसिस एग्जाम्पल है, ठीक है, पल्मोनरी फिब्रोसिस, ओके। दूसरा है पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज, इसको हम PAD भी बोलते हैं। तो पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में दो आएंगे, एक आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर
पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या एम्बोलिज्म है तो उसको हम पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में, क्योंकि ये वेसल्स से रिलेटेड है ना, तो वेस्कुलर डिजीज में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक बर्थ रिलेटेड डिजीज। तो जेनेटिक्स या फिर बर्थ रिलेटेड डिजीज में एक डिजीज आता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो सिस्टिक फिब्रोसिस। और ऑक्यूपेशनल डिजीज में आता है एस्बेस्टोसिस। तो जो भी एस्बेस्टोस का काम करते हैं, और एक ऑक्यूपेशन होता है, ये एस्बेस्टोस जो है वो देखा होगा आपने रूफ वगैरह बनाने में। तो जो भी ऐसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे एस्बेस्टोस का काम होता है, तो उनमें बहुत ही ज्यादा ये देखा गया है कि उन्हें एस्बेस्टोसिस हो सकता है या होता है। उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज में काउंट करते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जहां भी आप काम कर रहे हो, वहां से अगर कोई भी लंग डिजीज हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज है, हार्मफुल चीजें हैं जिसको आप इनहेल कर रहे हो और वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो, और लंग कैंसर मतलब कैंसर में अगर हम बात करेंगे तो लंग कैंसर की बात कर सकते हैं। ये है अदर्स में, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सीओपीडी, एस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल एफ्यूजन, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड लंग कैंसर, ठीक है। तो आज का टॉपिक था यही, यूआरटीआई, एलआरटीआई एंड अदर्स। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूआरटीआई स्टार्ट करेंगे, अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है वो पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।